Hi students, I am CA Angad Agnihotri, Taxation Faculty for CA Inter Level. First of all, I would like to thank you the ICAI Gurgaon branch for giving me this opportunity and for this initiative कि जिससे मैं आप लोगों को फास्ट ट्रैक बैच दे पाऊं ताकि लॉकडाउन में आप लोग अपनी पढ़ाई कर पाओ आराम से. This batch is specially for June 2020 CA Inter exams. Why June? Because exams have been postponed from May to June. Okay. मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा कॉन्सेप्ट. आपने सेल्फ स्टडी किया हो, आपने किसी से भी पढ़ा हो, यू कैन वॉच दिस वीडियोस. नोट्स मेरे रेफर करने हैं, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल रेफर करना है, कुछ भी रेफर करना है आप कर लो. गारंटी मेरी है, अश्योरेंस मेरी है कि जो भी टॉपिक्स मैं कराऊंगा उसके बाद अपना इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल या पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स जिसे हम कहते हैं स्कैनर्स, आप आराम से पूरे सॉल्व कर पाओगे. यहाँ मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा. अराउंड 80 to 90% सिलेबस हम कवर करके जाएंगे बहुत जल्दी से जल्दी. जो आपके डाउट्स हैं आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं नंबर प्रोवाइड करूंगा. आप मुझे कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, आप मुझे मेल कर सकते हो, सब कुछ प्रोवाइड करूंगा आपको. यहाँ पे मैं विद इन 24 आवर्स आपके डाउट्स क्लियर करूंगा पूरे. साथ ही साथ आपको बताऊंगा आपको एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि एग्जाम में प्रेजेंट करना आएगा तभी अच्छा स्कोर कर पाएंगे. साथ ही साथ जितने सेक्शंस आपको याद करा पाऊंगा मैं याद करा के दूंगा. चलो बात ज्यादा नहीं करते हम लोग, मैं वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं अभी. आप एक वीडियो देखो आज की, आपको एक वीडियो खत्म होते होते पूरा समझ आ जाएगा हम कैसे पढ़ने वाले हैं. बहुत ही मजेदार तरीके से, फनी वे में, एग्जांपल्स लेके, मजाक बना के, पर डीप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मैं आपको दूंगा. मजाक नहीं है, फनी वे बनाया है ताकि रिटेंशन रहे माइंड में. आपने ऐसी वीडियो आज तक नहीं देखी होगी, ऐसे टैक्स आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, ये एश्योरेंस मैं आपको देता हूं. 1 घंटा मुझे दो, ये क्लास प्ले करो, आपको समझ आएगा मैं कहना क्या चाहता था. बहुत मजा आएगा, गारंटी है. चलो पढ़ते हैं. वंस अगेन थैंक यू गुड़गांव ब्रांच, आपने मुझे स्टूडेंट से मिलवाया, आपको मेरे से मिलवाया. चलो करते हैं टैक्सेशन का फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट. हाय गाइस, आई एम सीए अंगद अग्निहोत्री. आज हम अपने फास्ट ट्रैक बैच में सीखेंगे टैक्स कैलकुलेशन, कि हमें टैक्स आखिर निकालना कैसे है, कैलकुलेट कैसे करना है. पहले ही बता दूं, इस बार इसमें अमेंडमेंट भी हुई है और ये बहुत अच्छी अमेंडमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं. वैसे भी टैक्स कैलकुलेशन आपका 4 से 5 नंबर का आता ही आता है, इस बार तो अमेंडमेंट भी हुई है. चांसेस है कि एमसीक्यू में भी पूछेंगे, प्रॉपर क्वेश्चन में भी पूछेंगे. यानी ये चैप्टर आपको 5 से 6 नंबर तो दे के ही जाएगा, इंटर लेवल हो या फाइनल लेवल हो. चलो इस टॉपिक से पहले मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूं आप लोगों को. बेसिक मतलब कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है. जल्दी जल्दी करते हैं. प्रीवियस ईयर होता है वो साल जिसमें इनकम कमाई जाती है, जिसमें इनकम अर्न करते हो. हमारे एग्जाम के लिए कौन सा है प्रीवियस ईयर? 1920. क्या होती है ड्यूरेशन इसकी? 1419 से लेकर 31 मार्च 20. यानी एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा हम देखेंगे 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक एक असेसी ने कितनी इनकम कमाई है. जितनी भी इनकम वो कमाएगा वो होगी हमारे लिए रेलिवेंट. कोई इनकम अगर 1 अप्रैल 19 से पहले कमाई जाएगी, क्वेश्चन में काट देना. कोई इनकम 31 मार्च 20 के बाद कमाई जाएगी, क्वेश्चन से काट देना. वो हमारे काम की नहीं है. ठीक है सर. असेसमेंट ईयर क्या होता है सर? असेसमेंट ईयर का मतलब होता है जो आपने इनकम प्रीवियस ईयर में कमाई, अब उस इनकम पे टैक्स पे कर दो. थोड़ा फर्स्ट क्लास से थोड़ा बेसिक बता रहा हूं कि टैक्स पे कर दो. नॉर्मली हम कहते हैं असेसमेंट ईयर में इनकम असेस होती है. अभी के लिए आप समझो कि जो प्रीवियस ईयर में कमाया उसका टैक्स जाएगा असेसमेंट ईयर में. ठीक है सर. यानी प्रीवियस ईयर में कमाऊंगा, असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करूंगा. प्रीवियस ईयर है 1920, बाय डिफॉल्ट फिक्स है हमारे एग्जाम के लिए 1920. तो सर असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? प्रीवियस ईयर खत्म होते ही शुरू हो जाएगा. कब खत्म हुआ प्रीवियस ईयर? 31 मार्च 2020 को. तो असेसमेंट ईयर कब स्टार्ट हो गया? 1 अप्रैल 20 को. कब तक जाएगा? 31 मार्च 21. यानी हमारा असेसमेंट ईयर हो गया 2021. एमसीक्यू भी आ सकता है. प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021. प्रीवियस ईयर में क्या करते हो? इनकम कमाते हैं. असेसमेंट ईयर में क्या करते हो? टैक्स पे करते हैं. पर वैसे क्या होता है? इनकम असेस होती है. ठीक है सर. सर एक बात बताओ, टैक्स किस किस को पे करना पड़ सकता है?
उसके लिए हम जाएंगे इनकम टैक्स के सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 31 पे, जिसने बताया पर्सन का मतलब। ओ पर्सन 231 ने बताया ये वो 7 तरह के पर्सन हैं, ये वो 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन हैं जिनके ऊपर टैक्स आ सकता है अगर उनकी टैक्सेबल इनकम होगी तो। मतलब अगर ये 7 लोग पैसे कमाएं और वो पैसे टैक्सेबल हैं तो इनको टैक्स पे करना पड़ सकता है, पर इन 7 के अलावा कोई इनकम कमाएगा तो टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। सर ऐसा भी होता है? अरे बाबा, क्योंकि जब 7 नाम बताऊंगा ना आप सरोगे सर सब कुछ तो आ गया इसके अंदर, बचा ही क्या है इसमें। चलो देखो कौन कौन कवर हो गया। इंडिविजुअल यानी कि एक सिंगल बंदा, राम श्याम मोहन। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, याद है HUF? एक कर्ता होता था, अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होता था, याद है ना HUF? हाँ सर। पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग LLP, मतलब इनकम टैक्स में LLP और फर्म में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आज के बाद इंटर लेवल पे हम बोलेंगे जो फर्म है वही LLP है, जो LLP है वही फर्म है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं LLP बोलूंगा ही नहीं, मैं खाली फर्म बोल के चलूंगा। ठीक है। कंपनी, कंपनी आपको पता है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है या किसी पुराने एक्ट में रजिस्टर्ड होती थी। एग्जांपल क्या हुआ? रिलायंस लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड। ठीक है सर। सर कंपनी प्राइवेट पब्लिक दोनों, सॉरी, AOP BOI ये क्या होता है समझते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके देखो समझो एक बात को। मान लो एक इंसान है गौतम, गौतम नाम का एक बंदा है जी। ठीक है जी, ये हमारे गौतम जी हैं। गौतम जी ना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं। अच्छा ये कंस्ट्रक्शन करते हैं, वेरी गुड। एक कंपनी है, कोई बड़ी सी कंपनी है, इनको ना जी रोड बनवानी थी, रोड। ये गए गौतम जी के पास, बोला गौतम जी मुझे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इस 10 किलोमीटर के एरिया में रोड बनवानी है आपसे। गौतम जी ने बोला हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। पर कंपनी वालों ने बोला सर काम तो हो जाएगा पर मुझे 10 किलोमीटर की रोड ना 1 महीने में चाहिए। अच्छा, गौतम रोड बना सकता है पर 1 महीने के अंदर इतना फास्ट काम करने के लिए उसके पास इतने वर्कर्स नहीं है, इतना स्टाफ नहीं है। पर गौतम ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। भाई कॉन्ट्रैक्ट क्यों छोड़ेगा? फिर गौतम को याद आया अरे यार मेरा एक दोस्त भी तो है जतिन नाम का, वो भी तो कंस्ट्रक्शन का काम ही करता है। तो गौतम गया जतिन के पास, बोला जतिन भाई एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है कंपनी से रोड बनाने का, तू भी ये काम करता है मैं भी ये काम करता हूं, पर मेरे पास इतना स्टाफ तो है नहीं भाई, तो एक काम करते ना, कॉन्ट्रैक्ट मैंने ले लिया है, दोनों भाई मिलके काम करते हैं। जतिन ने बोला ठीक है भाई मैं मिलके काम तो कर लूंगा तेरे साथ, पर देख गौतम यार मुझे तेरे साथ पार्टनरशिप नहीं करनी, क्योंकि पार्टनरशिप में ना यार लफड़ा होता है, मुझे अपनी दोस्ती खराब नहीं करनी। तो सोचो गौतम और जतिन अगर पार्टनरशिप करते फिर रोड बनाते तो वो बन जाती फर्म। पर अभी ये दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, पर पार्टनरशिप नहीं कर रहे। तो अब इन दोनों के एसोसिएशन को पता है क्या बोलेंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, क्योंकि 2 इंडिविजुअल जतिन और गौतम साथ मिले फॉर अ कॉमन प्रोजेक्ट, इसे कहते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कि 2 इंडिविजुअल साथ मिल गए। सर अगर एक कंपनी होती और दूसरा इंडिविजुअल होता, मान लो गौतम इंडिविजुअल था, वो किसी कंपनी के पास जाता और बोलता मेरे साथ जॉइंट वेंचर करो, तब क्या बोलते इस एसोसिएशन को? तब इसे बोलते एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अगर 2 इंडिविजुअल साथ मिलेंगे पर पार्टनरशिप नहीं करेंगे उसे बोलेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब सारे इंडिविजुअल ही होने चाहिए, पर अगर इंडिविजुअल के अलावा कोई भी और बंदा जुड़ गया तो उसे कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्संस। जैसे कंपनी और फर्म साथ जुड़े, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी और कंपनी साथ जुड़े, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म जुड़े, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इंडिविजुअल और इंडिविजुअल जुड़े, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बस ये ध्यान रखना उन्होंने पार्टनरशिप ना कर लियो आपस में, क्योंकि पार्टनरशिप कर ली होगी तो वो BOI,
बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं बचा, अब वो फर्म बन गया। ठीक है सर, इसे शॉर्ट में बोलेंगे हम लोग AOPBOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अगला लोकल अथॉरिटी। ओके, क्या होता है लोकल अथॉरिटी? दिल्ली में रहते हो, सुना है एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली? हाँ सर सुना है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्या करती है वो? क्या करती है सर? हमें पता है क्या करती है, आप ये बताओ। उसकी भी इनकम होती है क्या? हाँ बेटा, एमसीडी की इनकम होती है। पता है क्या? सोचो एमसीडी की इनकम क्या होती है। पानी का टैक्स कहां देते हो? घर का। म्युनिसिपल टैक्स कहां जाता है? सुना है प्रॉपर्टी टैक्स? हाँ सर सुना है प्रॉपर्टी टैक्स। घर का प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, वो जाता है आपके एमसीडी के पास, यानी लोकल अथॉरिटी के पास। और अगर लोकल अथॉरिटी के पास टैक्स आ रहा है, उनकी इनकम हो गई, उस इनकम पे टैक्स पे करना पड़ सकता है। ओके, यानी लोकल अथॉरिटी को आप समझ लो एमसीडी, आपको याद रहेगा। ठीक है सर। सर आपने बोला घर का प्रॉपर्टी टैक्स जाता है लोकल अथॉरिटी यानी कि एमसीडी के पास। मैंने कहा हाँ। आप लोग घर के अंदर बैठे हो या किसी चार दीवारी में बैठे हो, तो सुनो, अगर मैं ऐसे इशारा करूं, कैसे? ऐसे मैं दीवार पे हाथ मारूं, ये देखो दीवार पे हाथ मारूं, तो मैं इंडिकेट कर रहा हूं इस दीवार का टैक्स किसके पास जा रहा है? लोकल अथॉरिटी के पास, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, इसका टैक्स कहां जाएगा? एमसीडी के पास। एमसीडी क्या है? एक लोकल अथॉरिटी है। हाथ मारा, दीवार, टैक्स जा रहा है लोकल अथॉरिटी के पास। तो समझने के लिए ये इशारे से मैं इंडिकेट करूंगा लोकल अथॉरिटी को। इस इशारे से क्या इंडिकेट करूंगा? लोकल अथॉरिटी को। उसके बाद एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सब क्लॉजेस। मतलब समझ लो ऐसा कोई पर्सन जो ऊपर कहीं नहीं आया, वो चला गया अदर्स में। प्यार से कह दो अदर्स। सर आपने क्यों बताया ये 7 पर्सन मैंने इसलिए बताए क्योंकि इन 7 के अलावा अगर कोई इनकम अर्न करेगा तो उसको टैक्स पे नहीं करना। पर सोचो जब लास्ट में बोल दिया अदर्स, तो सब कुछ ही तो इंक्लूड हो गया। तो सर कौन कौन से पर्सन हुए? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड एनी अदर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। सर ये याद करने पड़ेंगे? हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ पर्सन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। 5 नंबर का क्वेश्चन, ये 7 नाम लिख के आने होते हैं। सर याद करने पड़ेंगे? चलो याद करते हैं। कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल। अरे ऐसे क्यों याद कर रहे हो? मैं याद करा के देता हूं ना, सुनो जल्दी। चलो हाथ ऐसे, वीडियो देखने वालों हाथ ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें बोल रहा हूं, देख रहे हो वीडियो देख रहे हो ना, चलो हाथ ऐसे करो जल्दी, चलो करो, वेरी गुड। इंडिविजुअल मतलब कितने लोग? सर एक बंदा, तो ये हो गया इंडिविजुअल। एचयूएफ खोलने के लिए कम से कम चाहिए होते हैं 2 लोग, ये हो गया एचयूएफ। एक बंदा इंडिविजुअल, 2 बंदे एचयूएफ, एक बंदा इंडिविजुअल, 2 बंदे एचयूएफ। करना है भाई, करना है। पेन रखो, कॉपी रखो, करो जल्दी। एक बंदा इंडिविजुअल, 2 बंदे एचयूएफ, 7 मिल गए तो क्या खुल सकती है? पार्टनरशिप फर्म। कर लो भाई, कर लो। इंडिविजुअल, एचयूएफ, 7 मिल गए, पार्टनरशिप फर्म। फाउंडेशन में पढ़ा था, कंपनी का एक फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है गोइंग कंसर्न, जो कहता है कंपनी अमर है। याद है? हाँ सर याद है। तो इशारों में कैसे लाऊं मैं कंपनी को? कंपनी क्या क्या फीचर है? गोइंग कंसर्न। ये देखो कंपनी गोइंग, कंपनी जा रही है, कंपनी जा रही है, गोइंग कंसर्न, ये क्या हो गई? कंपनी। चलो एक बंदा इंडिविजुअल, 2 बंदे एचयूएफ, 7 मिल गए फर्म, ये क्या है? कंपनी। अगला देखो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी को हाईलाइट करा मैंने, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये क्या है? मेरी बॉडी। जिम में क्या बनाने जाते हो? बॉडी। तो ऐसे इशारा करो तो क्या बन जाएगा? बॉडी। बॉडी मत बोलना, इससे ऐसे करने से याद करना, बॉडी मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। आपको याद आना चाहिए एओपी बीओआई, एओपी बीओआई। चलो एक बंदा क्या था? इंडिविजुअल, 2 बंदे एचयूएफ, 7 मिल गए फर्म, ये क्या है? कंपनी, ये क्या है? बॉडी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एओपी बीओआई। ये इशारा क्या था? लोकल अथॉरिटी, और बाकी सब अदर्स।
10 सेकंड में डेफिनेशन याद होती है। कौन कौन से पर्सन है? एक बंदा इंडिविजुअल, दो बंदे एचयूएफ, साथ मिलकर फर्म। ये क्या है? कंपनी, एओपी, बीओवाई, लोकल अथॉरिटी, अदर्स। दोबारा, एक बंदा इंडिविजुअल, दो बंदे एचयूएफ, साथ मिल गए फर्म। ये क्या है? कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, अदर्स। चलो जल्दी बोलना मत, इशारा करो। हो गया ना याद? अरे हाँ सर, तो हो गया याद। इतना सिंप्लीफाई करा के पढ़ाता हूं टैक्सेशन, तभी मेरे क्लासेस का नाम, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सिंप्लीफाइड टैक्सेशन। चलो जल्दी सब्सक्राइब करो चैनल को, और ये है मेरा फेसबुक पेज सिंप्लीफाइड टैक्सेशन। अभी वीडियो पॉज करो, सब्सक्राइब करो, इस पेज को लाइक करो। रीजन बीइंग, जितनी वीडियोस आएंगी बैक टू बैक यही आएंगी, जितने अपडेट्स आएंगे यही आएंगे, आपको पता लगते रहेंगे। पॉज करो, जल्दी खोलो यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड टैक्सेशन, फेसबुक पेज सिंप्लीफाइड टैक्सेशन, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी। चलो आगे। सर, सेक्शन नंबर भी याद करने होते हैं क्या? बिल्कुल याद करने होते हैं, और गारंटी देता हूं मुझसे अच्छे सेक्शंस कोई याद करा के दिखा दे पूरे इंडिया में तो चैलेंज, खुला चैलेंज। देखो, हमें पता है सारी की डेफिनेशंस किस सेक्शन में होती हैं। सर, हमें लॉ वाले सर ने बताया था सारी डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 में होती हैं। ठीक है, तो अगर पर्सन की भी डेफिनेशन है तो सेक्शन 2 में होगी। हां सर, सेक्शन 2 में होगी, बिल्कुल ठीक। यानी अगर मैं आपसे पूछूं पर्सन का सेक्शन क्या होता है, आपने बोला सर देखो 2 तो होता है, हमको याद है 2 तो होता है, हमको पता है बात हो। तो मैंने कहा ठीक है जी, 2 तो होता है। कितने पर्सन है? सर 7 तरह के पर्सन है, 7 पर्सन। मुझे अब 7 बनाना है, 7 बनाना है। 7 कैसे बनता है? 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7, ऐसे बनता है 7। 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7, तो बन गया 7 पर्सन को बनाने का सेक्शन 2 31। 2 इंटू 3 प्लस 1। अरे वाह सर, ये तो याद हो गया। आपने बताया पर्सन होते हैं 7 तरह के, सेक्शन 2 तो हो गई डेफिनेशन का। 31 कैसे याद किया? हमें बनाने हैं 7 तरह के पर्सन, 2 इंटू 3 प्लस 1, बन गया सेक्शन 2 31। वेरी गुड। पर्सन कितने होते हैं? 7। कौन कौन से? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओवाई, लोकल अथॉरिटी, अदर्स। सेक्शन क्या है? 231। वेरी गुड। चलो सर, एक बात और बता दो। आपने बताया हर एक्ट का सेक्शन 2 होता है डेफिनेशंस का, पर हर एक्ट का सेक्शन 1 क्या होता है? हर एक्ट का सेक्शन 1 बताता है एप्लीकेबिलिटी, कि वो एक्ट आखिरकार लगता कहां है, कहां अप्लाई होता है, किस जगह अप्लाई होता है। तो ऐसे ही इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 1 आपको बताता है कि इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया पे, पूरे इंडिया पे, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में भी लगता है इनकम टैक्स एक्ट। ओके सर, जम्मू एंड कश्मीर में अभी से लग रहा होगा ना? नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में शुरू से लगता था, जब से एक्ट बना है तब से लगता था। जीएसटी अब लगना शुरू हुआ था। ओ अच्छा अच्छा। यानी सर, आपने बताया सेक्शन 1 होता है एप्लीकेबिलिटी का, हां जी। सेक्शन 2 में होती है डेफिनेशन, हां जी। सेक्शन 231 किसका है? पर्सन का। कैसे याद किया? 7 तरह के पर्सन बनाने हैं, तो 2 इंटू 3 प्लस 1। वेरी गुड। चलो, प्रीवियस ईयर क्या होता है मैंने बता दिया आपको। हां सर, आपने बताया प्रीवियस ईयर मतलब वो साल जिसमें पैसे कमाते हैं। प्रीवियस ईयर का सेक्शन याद करो, सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3, सेक्शन 3 क्या बोलता है? सेक्शन 3 बोलता है प्रीवियस ईयर का मतलब जिसमें पैसे कमाते हैं। ये क्या होता है बाद में बताऊंगा आराम से। ठीक है सर, प्रीवियस ईयर मतलब जिसमें पैसे कमाते हैं। ओके सर, आपने असेसमेंट ईयर भी बताया था। असेसमेंट ईयर मतलब वो साल जिसमें टैक्स को पे करते हैं। चलो इसको भी जल्दी याद करो। असेसमेंट ईयर का सेक्शन होता है 2 सेक्शन 9, 2 सेक्शन 9, 2 सेक्शन 9, 2 सेक्शन 9। ठीक है सर। चलो, सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस, 231 पर्सन की, 2 के बाद आया 3 यानी कि प्रीवियस ईयर। अब चलो वापस असेसमेंट ईयर 2 सबसेक्शन 9। ओके
ओके सर। सर एक बात ना खाए जा रही है। मैंने बोला बोलो। सर आपने बोला ये सारे पर्सन हैं 7 तरह के, इन पे टैक्स लायबिलिटी आ सकती है अगर इनकी टैक्सेबल इनकम होगी तो। मैंने कहा बिल्कुल मैंने ये बात बोली आपको बेटा। एक सेकेंड ना। मैंने बोला ये 7 तरह के पर्सन है, इन पे टैक्स लायबिलिटी आ सकती है अगर इनकी टैक्सेबल इनकम होगी तो। हाँ तो मतलब सर एक पर्सन है, इनकी अगर टैक्सेबल इनकम नहीं है, जीरो है, तो क्या इनको टैक्स नहीं पे करना? हाँ नहीं पे करना। सर अगर इसकी टैक्सेबल इनकम होती और इसको टैक्स पे करना पड़ता तो क्या होता? तो पता है क्या होता? तब ये पर्सन पर्सन नहीं रहता, अब ये पर्सन असेसी बन जाता। ओ मतलब सर पहले बंदा बनेगा पर्सन उसके बाद बनेगा असेसी। हाँ पहले बंदा बनेगा पर्सन उसके बाद बनेगा असेसी। पर्सन मतलब कौन? पर्सन मतलब वो बंदा जिस पे टैक्स की लायबिलिटी आ सकती है अगर टैक्सेबल इनकम होगी तो। असेसी मतलब कौन? असेसी मतलब वो पर्सन जिसको अब इनकम टैक्स एक्ट पे करना है, इनकम टैक्स पे करना है। पर्सन मतलब कौन? वो बंदा जिस पे टैक्स की लायबिलिटी आ सकती है अगर टैक्सेबल इनकम हो तो। असेसी मतलब कौन? असेसी मतलब वो पर्सन जिस पे टैक्स की लायबिलिटी आ गई है। अच्छा सर एग्जांपल लेके बताओ ना। देखो पर्सन कौन है? पर्सन में आता है इंडिविजुअल। हाँ सर आता है इंडिविजुअल। एक बच्चा जस्ट पैदा हुआ, डॉक्टर ने जैसे ही बच्चे को उसके पेरेंट्स के हाथ में दिया, क्या वो पर्सन बन गया है? हाँ सर बच्चा इंडिविजुअल होता है, पर्सन बन गया है। पर क्या उसको टैक्स की लायबिलिटी आ गई? नहीं सर बच्चे ने इनकम कहां कमाई? तो पैदा हुआ है, इनकम कहां कमाई? टैक्स लायबिलिटी आ गई। तो बच्चा क्या हुआ? असेसी या पर्सन? सर बच्चा पर्सन हुआ, क्योंकि बच्चे अगर कमाएगा टैक्स लायबिलिटी आएगी तो असेसी बन जाएगा। राइट। पर्सन का सेक्शन क्या था? सर 231। असेसी कहां से निकला है? कौन बन सकता है असेसी? सर जो पर्सन है वही बन सकता है असेसी अगर टैक्स की लायबिलिटी आ जाए तो। बिल्कुल सही। यानी कह सकता हूं असेसी पर्सन से निकल के आया। हाँ सर असेसी पर्सन से निकल के आया। अगर असेसी पर्सन से निकल के आया तो मतलब असेसी की डेफिनेशन का भी सेक्शन होगा कोई? हाँ सर असेसी की डेफिनेशन का सेक्शन होगा, और डेफिनेशन का सेक्शन है तो सेक्शन 2 तो पक्का होगा क्योंकि सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में होती हैं। राइट सर। सर असेसी निकल के आया पर्सन से, कितने पर्सन थे? 7। तो अगर असेसी पर्सन से निकल के आया और 7 तरह के पर्सन थे तो असेसी का सेक्शन बन गया 2 क्लॉज 7। अरे वाह सर, असेसी पर्सन से निकल के आया, 7 तरह के पर्सन थे, तो असेसी का सेक्शन क्या बन गया? 2 क्लॉज 7। और एसएससी कौन है? एसएससी वो पर्सन है जिस पे टैक्स की लायबिलिटी आ सकती है। बढ़िया। चलो एक स्टेटमेंट देता हूं, बताना ट्रू या फॉल्स। एवरी पर्सन इज एन असेसी। हर पर्सन असेसी है। ट्रू फॉल्स? सर फॉल्स। हर पर्सन असेसी थोड़ी ना होगा, सिर्फ वही पर्सन असेसी बनेगा जिस पे टैक्स की लायबिलिटी आएगी। बिल्कुल ठीक। अगली स्टेटमेंट सुनो ध्यान से। एवरी असेसी इज अ पर्सन। एवरी असेसी इज अ पर्सन। ट्रू फॉल्स? ट्रू सर, क्योंकि एसएससी कहां से निकला है? पर्सन से ही तो निकला है। तो एवरी पर्सन इज एन एसएससी। फॉल्स। एवरी असेसी इज अ पर्सन। ट्रू। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। वेरी गुड। चलो देखो सेक्शन 1 क्या था? एप्लीकेबिलिटी। कहां होता है एप्लीकेबल एक्ट? पूरे इंडिया पे इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 2 में क्या होती हैं? सर डेफिनेशंस। 231 किसकी है? सर पर्सन की। 2 इंटू 3 प्लस 1, 7 तरह के पर्सन कौन कौन से? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओवाई, लोकल अथॉरिटी, अदर्स। 2 सबसेक्शन 7 किसका? सर 777 7 तरह के पर्सन से निकल के आया, एसएससी। 27 असेसी का। 2 सबसेक्शन 9 किसका? सर असेसमेंट ईयर का। क्या होता है असेसमेंट ईयर? जिसमें टैक्स पे करते हैं। इनकम कब कमाते हैं? प्रीवियस ईयर में। सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर का। वेरी गुड। मैंने सोचा था आपको टैक्स कैलकुलेशन कराऊं, पर मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। मैं अपने जिसको चेंज कर रहा हूं, मैं आपको ले जा रहा हूं रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर।
सर चैप्टर चेंज कर रहे हो? हाँ चेंज कर रहा हूं, मैं आपको करा रहा हूं रेजिडेंशियल स्टेटस। थोड़ा स्ट्रैटेजी चेंज कर रहा हूं, टैक्स कैलकुलेशन भी कराऊंगा, अभी के लिए कर लो रेजिडेंशियल स्टेटस। बेसिक्स बता दिए, अब जा रहा हूं रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। ये चैप्टर नंबर 2 है, मॉड्यूल में होगा ये रेजिडेंशियल स्टेटस के नाम से ही होगा, मैं कल दिखा दूंगा मॉड्यूल में कैसे होगा। मेरे बोर्ड बुक्स में चैप्टर नंबर 2 है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स में डाल दूंगा। चलो देखो, ये चैप्टर बोलता है सर हमने एसएससी निकाल लिए, ठीक है, अब एसएससी या तो होगा रेजिडेंट या होगा नॉन रेजिडेंट। एसएससी या तो होगा रेजिडेंट या तो होगा नॉन रेजिडेंट। सर बाइफरकेशन क्यों, कौन रेजिडेंट कौन नॉन रेजिडेंट, क्या फर्क पड़ता है? सुनो फर्क क्यों पड़ता है, समझते हैं। आप लोग बैठे हो ऑटो में, हाँ सर ऑटो में बैठे हैं बहुत बार, तो एक बात बताओ, आपको एक जगह से दूसरी जगह जो 10 किलोमीटर दूर है, आपने ऑटो वाले को रोका, बोला ऑटो वाले भैया 10 किलोमीटर आगे तक छोड़ दो यार। ऑटो वाले ने बोला बैठो सर। आपने बोला कितने पैसे लगेंगे, उसने बोला 100 रुपए लगेंगे सर। आपने चलो ठीक है 10 किलोमीटर के 100 रुपए, चल छोड़ दे भाई। यही अगर कोई फॉरेनर होता, वो आके बोलता है प्लीज ड्रॉप मी टू हियर, अब ऑटो वाला उससे कितने रुपए लेता, 100 ही मांगता क्या? अरे नहीं सर 500 मांगता कम से कम। ऐसा क्यों? क्योंकि सर वो नॉन रेजिडेंट है, फॉरेन का बंदा है, ऑटो वाला उसे लूटना चाहता है। यानी कि एक ऑटो वाला भी डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंस करता है ना रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में। हाँ सर ये चीज हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी करता है, बस एक ही फर्क है, ऑटो वाला नॉन रेजिडेंट को लूटना चाहता है, पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नॉन रेजिडेंट को बचाना चाहता है। क्योंकि उसको पता है अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन का बंदा इंडिया आएगा ना तो खाली हाथ नहीं आएगा, जेब में डॉलर लेके आएगा, फॉरेन करेंसी लेके आएगा, और ये फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री को चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट प्रमोट करती है नॉन रेजिडेंट को, अरे भाई तेरी इनकम पे कम टैक्स लेंगे, भाई तेरी कम इनकम को टैक्सेबल बोलेंगे, तू आ तो सही। अच्छा यानी कि एक रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में डिफरेंस तो है। पता है डिफरेंस कैसे है, समझो। हो सकता है इन दोनों ने, एक रेजिडेंट बंदे ने और एक नॉन रेजिडेंट बंदे ने इनकम कमाई 10,000 ईच, ठीक है सर। हम टैक्स ना इनकम पे नहीं निकालते हैं, इनकम पे टैक्स नहीं निकालते, नहीं, हम टैक्स निकालते हैं टैक्सेबल इनकम पे, हम टैक्स निकालते हैं टैक्सेबल इनकम पे। यानी मैं ये कहना चाहता हूं जितनी भी आप इनकम कमाओगे पूरी की पूरी टैक्सेबल हो ये जरूरी नहीं है। यही तो हमको सीखना है, कितनी इनकम टैक्सेबल है कितनी टैक्सेबल नहीं है। ओके तो सर मतलब इस 10,000 में हम पहले निकालेंगे कितनी इनकम टैक्सेबल है, हाँ हम पहले निकालेंगे कितनी इनकम टैक्सेबल है। ओके सर चलो सर हो सकता है जो रेजिडेंट भाई साहब हैं हमारे, जो इंडिया के रेजिडेंट हैं, वो उनके लिए टैक्सेबल इनकम पूरी 10,000 की हो, यानी इनको पूरे 10,000 पे टैक्स पे करना पड़ सकता है। पर जो नॉन रेजिडेंट है, हो सकता है गवर्नमेंट बोले भाई तेरी इनकम 10,000 थी ना, पर तेरी टैक्सेबल इनकम सिर्फ 6,000 की है, यानी तू सिर्फ 6,000 पे टैक्स पे कर। तो यहां पे क्या गवर्नमेंट ने एक नॉन रेजिडेंट को मोटिवेट किया, हाँ सर मोटिवेट किया, प्रमोट किया, फायदा करा दिया उसका, बिल्कुल। अच्छा यानी कि रेजिडेंशियल स्टेटस में गवर्नमेंट ने बाइफरकेट इसीलिए किया ताकि हम नॉन रेजिडेंट की टैक्सेबल इनकम जितनी है वो निकाल के उसे बता पाए उसको कितना फायदा है। हाँ तो अगर कोई आपसे पूछे कि सर आरएस मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस हम क्यों निकालते हैं, तो इसका आंसर होता है 3 स्टेप्स में। रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों निकालते हैं, इसका आंसर होता है 3 स्टेप्स में। सबसे पहला स्टेप ये बताते हैं कौन है रेजिडेंट कौन है नॉन रेजिडेंट। अच्छा हाँ पहले ये तो निकालेंगे ना कौन रेजिडेंट कौन नॉन रेजिडेंट, यानी सर हर फॉरेन का बंदा जरूरी नहीं कि नॉन रेजिडेंट हो, हाँ जरूरी नहीं, ठीक है सर पहले निकालेंगे कौन है रेजिडेंट कौन है नॉन रेजिडेंट। सेकेंड स्टेप
हम ये बताएंगे किसकी कितनी टैक्सेबल इनकम, टीआई मतलब टैक्सेबल इनकम, किसकी कितनी टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम भी आ गई। थर्ड स्टेप में क्या होगा, दोनों की टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। ओ यानी कि सर रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों निकालते हैं, पहला स्टेप कौन रेजिडेंट कौन नॉन रेजिडेंट, दूसरा स्टेप किसकी कितनी टैक्सेबल इनकम, तीसरा स्टेप कौन कितना टैक्स पे करेगा, कौन कितना टैक्स पे करेगा, tax liability of a non-resident is covered in the final level। अभी के लिए चिल करो, थर्ड स्टेप नहीं पढ़ना, हमें पढ़ने हैं दो स्टेप, कौन है रेजिडेंट कौन है नॉन रेजिडेंट और किसकी कितनी टैक्सेबल इनकम, ये हम निकालना सीखेंगे। ओके सर। सर मैंने कहा हाँ जी। सर एक बात बताओ, आपने बोला रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे, मैंने कहा हाँ निकालेंगे। सर हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं ये देखने के लिए कौन है इंडिया का रेजिडेंट कौन है इंडिया का नॉन रेजिडेंट, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक, कौन है इंडिया का रेजिडेंट कौन है नॉन रेजिडेंट, ये निकालने के लिए सीखेंगे, ये करने के लिए हम निकालेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस। हाँ जी सर, यानी आप कह रहे हो हम इंडिया में देखना चाहते हैं कौन है रेजिडेंट, मैंने कहा हाँ देखना चाहते हैं इंडिया में कौन है रेजिडेंट। मैंने क्यों बोला कौन है इंडिया में रेजिडेंट, क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने का डिटरमिन करने का जो सेक्शन है वो सेक्शन है 6। सेक्शन 6 क्या बताता है, कौन है इंडिया का रेजिडेंट। सर 6 का मतलब क्या, कैसे याद करेंगे 6, किस कंट्री का रेजिडेंट निकालना चाहते हो, सर इंडिया का। इंडिया मतलब कितने अल्फाबेट, INDIA, 5 हो गए। और क्या बताना है, कौन है इंडिया का रेजिडेंट, शॉर्ट फॉर्म में कौन है इंडिया का, R, एक और आ गया R, टोटल हो गए 6, INDIA 5 और एक R 6, बन गया सेक्शन 6। यानी कि रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने का सेक्शन क्या हो गया, सेक्शन 6। कैसे याद किया, इंडिया प्लस 1 R। अरे वाह सर, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने का सेक्शन बन गया 6। अब आगे देखो, अभी गेम खत्म नहीं हुआ बेटा, अच्छा सर गेम खत्म नहीं हुआ, देखो इससे पहले समझो कितने तरह के पर्सन है, 7 तरह के पर्सन है सर, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी वगैरह वगैरह वगैरह। सर क्या हर कैटेगरी ऑफ पर्सन में हम देखेंगे कौन है रेजिडेंट कौन नॉन रेजिडेंट, हाँ हम हर कैटेगरी ऑफ पर्सन में चेक करेंगे कौन है रेजिडेंट कौन है नॉन रेजिडेंट। यानी सर एक इंडिविजुअल रेजिडेंट भी हो सकता है नॉन रेजिडेंट भी, हाँ एक फर्म भी इंडिविजुअल हो सकती है नॉन रेजिडेंट हो सकती है, हाँ कंपनी भी, हाँ एओपी भी हो, हाँ लोकल अथॉरिटी, हाँ। अच्छा मतलब हर कैटेगरी ऑफ पर्सन कैन बी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, बिल्कुल ठीक, ठीक है सर। आपने बोला सर मेन सेक्शन है 6 रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने का, ठीक है। अब बताओ इंडिविजुअल मतलब कितने लोग, सर एक बंदा, तो 6 सबसेक्शन 1 क्या बताएगा, एक इंडिविजुअल कब है रेजिडेंट कब है नॉन रेजिडेंट। एक फर्म या एचयूएफ खोलने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए होते हैं, सर 2 लोग चाहिए होते हैं। तो 6 सबसेक्शन 2 क्या बताएगा, एक फर्म या एचयूएफ कब रेजिडेंट कब नॉन रेजिडेंट। कंपनी मेजरली कितने तरह की होती है, सर 3 तरह की, प्राइवेट पब्लिक ओपीसी। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 क्या बताएगा, एक कंपनी कब रेजिडेंट कब नॉन रेजिडेंट। और बाकी सब कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए 6 सबसेक्शन 4 बताएगा कि वो कब रेजिडेंट कब नॉन रेजिडेंट। अरे वाह सर, जो सिंपल हो गया। रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने का मेन सेक्शन क्या बना, सेक्शन 6। कैसे याद किया, इंडिया प्लस 1 R, इंडिविजुअल का निकालना है स्टेटस, क्या बनेगा 6 का 1, क्योंकि एक बंदा मतलब इंडिविजुअल, फर्म एचयूएफ में चाहिए 2 बंदे, 6 सबसेक्शन 2 हो गया फर्म और एचयूएफ का बताने के लिए। कंपनी मेजरली 3 तरह की, प्राइवेट पब्लिक ओपीसी, तो 6 का 3 बताएगा कंपनी के लिए, बाकी सबके लिए 6 का 4 बताएगा। वेरी गुड, कितने इंटेलिजेंट बच्चे, आपको सब बातें याद हो रही हैं। अब एक बात और सुनो सर, आपने बताया हमको इनकम और टैक्सेबल इनकम, इनमें फर्क होता है। मैंने कहा क्योंकि इनकम मतलब जितना आपने कमाया, टैक्सेबल इनकम मतलब वो इनकम जिस पे टैक्स पे करना है। यानी सर
इनकम से हम टैक्सेबल इनकम पे आते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आते हो। यानी कि सर इनकम में से कुछ माइनस करूंगा तभी टैक्सेबल इनकम में आऊंगा ना। मैंने कहा बिल्कुल। पता है इनकम में से क्या माइनस होता है? पहली चीज माइनस होती है एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशन मतलब वो इनकम जो एग्जेम्प्ट है उस पे टैक्स पे नहीं करना। एग्जेम्पशन मतलब वो इनकम जो इनकम तो है पर एग्जेम्प्ट है, हम उस पे टैक्स नहीं मांग रहे। मैंने कहा बढ़िया। और आपको बताऊं बात एक, इनकम टैक्स एक्ट की सारी जनरल एग्जेम्पशंस सेक्शन नंबर 10 में बताई हुई है। जितनी भी एग्जेम्पशन पढ़ोगे ना पूरे इनकम टैक्स एक्ट में, मेजरली सारी जनरल एग्जेम्पशंस सेक्शन नंबर 10 में है। अच्छा, यानी कि इनकम में से माइनस करेंगे एग्जेम्पशंस। मैंने कहा हां, एक चीज और माइनस होगी, वो होती है डिडक्शंस। क्या होती है? डिडक्शंस। अच्छा, डिडक्शंस। तो डिडक्शंस क्या होता है? डिडक्शंस पढ़ने के लिए आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, उसके बाद डिडक्शंस पे आओगे। मैंने कहा अच्छा सर क्या बात समझनी पड़ेगी मुझे? तो देखो, उसके लिए हम चलेंगे अपने नोट्स के ऊपर। मैंने पूछा हे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तूने मुझे ये बता दिया पर्सन कौन है, तूने मुझे बता दिया इनकम क्या है, टैक्सेबल इनकम क्या है, रेजिडेंट क्या है, नॉन रेजिडेंट क्या है, एग्जेम्पशन क्या है, पर मुझे ये तो बता मेरी इनकम क्या है, क्या कमाऊं जो इनकम बोला जाएगा। इनकम टैक्स ने बोला हे मेरे वत्स, मेरे बालक, मेरे एसएससी, ये सुन, मैंने इनकम को बांट दिया 5 कैटेगरीज में। ये 5 कैटेगरीज हैं जिसमें आप इनकम को कमा सकते हो। मैंने बोला क्या है वो 5 कैटेगरीज? तो इनकम टैक्स ने बोला देख, कहीं जॉब करेगा, एम्प्लॉय कहला जाएगा, एम्प्लॉयर से पैसे मिलेंगे तो इसे कहेंगे सैलरी। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा अपने घर को रेंट पे चढ़ाएगा, तेरे को किराया आएगा, तो आने वाली इनकम को मैं बोलूंगा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। मैंने कहा ओके। अगला बोला इनकम टैक्स ने, बिजनेस खोल ले, दुकान खोल ले या प्रोफेशन कर ले। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा प्रोफेशन, दुकान खोल के बैठ जाऊं, मेरा बिजनेस, उसे बोलूंगा प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PGBP। पबजी मत बोल देना, PGBP। अच्छा, उसके बाद अगला कैपिटल गेन्स। घर बना के रेंट पे नहीं चढ़ाया, घर बना के बेच दिया, घर को बेचा, एसेट को बेचा, तो कैपिटल गेन हुआ। और इन चारों के अलावा कोई भी और इनकम अर्न करते हो, जैसे कि बैंक पे इंटरेस्ट, शेयर पे डिविडेंड, इसे कहते हैं अदर सोर्सेज की इनकम। जो 4 कैटेगरी में नहीं आई वो गई अदर सोर्सेज में। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी इनकम को 5 हेड्स में बांट दिया। कौन कौन से? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी मतलब घर का किराया, PGBP यानी कि बिजनेस या प्रोफेशन, कैपिटल गेन यानी कैपिटल एसेट को बेचा तो गेन हुआ, और लास्ट अदर सोर्सेस। ठीक है सर ये क्या है? ये इनकी सेक्शन की रेंज है। और पता है आपको, ये पांचों हेड्स आपके 5 चैप्टर्स हैं। अच्छा हमें सारे हेड पढ़ने हैं? हाँ हमें सारे हेड्स पढ़ने हैं। हम पढ़ेंगे किसकी कितनी सैलरी इनकम, किसका कितना बिजनेस का प्रॉफिट, किसका कितना हाउस प्रॉपर्टी इनकम, यही तो पढ़ना है इनकम टैक्स में। सर सैलरी की इनकम का सेक्शन देखो 15 से 17, यानी जब हम सैलरी पढ़ेंगे ना, हम स्टार्ट करेंगे 15 पे, खत्म करेंगे 17 पे। इतना छोटा है सैलरी। सैलरी पढ़ेंगे 15 से, खत्म होगा 17 पे। हाउस प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे 22 से 27 तक। PGBP 28 से 44 तक है। कैपिटल गेन 45 से 55 तक है। अदर सोर्सेस 56 से 59 तक है। अब देखो इनकम टैक्स ने कितने अच्छे ऑर्डर में बनाए हैं ये सारे सेक्शंस। क्या बोला है एक्ट ने? देखो अगर आप पहले सैलरी को छोड़ दो तो देखो जहां पे जो हेड खत्म हो रहा है 27, अगला एकदम बाद खत्म हो रहा है, शुरू हो रहा है 28,
44 पे खत्म हुआ, 45 पे शुरू हुआ, 55 पे खत्म हुआ, 56 पे शुरू हुआ। हाँ सर, जहां जो खत्म हो रहा है वहां शुरू हो रहा है। पर सर सैलरी के बाद ऐसा क्यों नहीं हुआ? सेक्शन 18, 19, 20, 21 ये 4 सेक्शन कहां है सर? यहां सीरीज क्यों तोड़ी, यहां चेन क्यों टूटी? क्योंकि बेटा ये 4 सेक्शन हमको नहीं पढ़ने। अच्छा फाइनल लेवल पे होंगे ना सर? नहीं, फाइनल लेवल पे भी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये 4 सेक्शन 1992 में इनकम टैक्स एक्ट से ही कट चुके हैं। अच्छा, यानी आपके पैदा होने से पहले, मेरे पैदा होने से पहले ही हट गए थे। तो क्या बोलते थे? मुझे भी नहीं पता है ही नहीं, तो क्यों पढ़ने हैं? जो पढ़ना है वही पढ़ लेते हैं ना जी। सही बात है सर, बिल्कुल। यानी सर ये पूरी सेक्शन रेंज याद करनी पड़ेगी। हाँ याद तो करनी पड़ेगी। सर कैसे याद होगी? सैलरी 15 से 17, प्रॉपर्टी काउंटी 22 से 27, ओहो पीजीबी 28, ओहो सर याद नहीं होती ऐसे हमको। अरे मैं याद कराऊंगा बेटा, सुनो याद करने का तरीका। अभी के लिए हेड्स को भूल जाओ, रेंज देखते हैं, सिर्फ रेंज। बस मुझे देखते रहो और सुनते रहो। रेंज रेंज पढ़ते हैं 15 से 17, 22 से 27। मेरे साथ बोलो, मन में नहीं, बोलो जल्दी बोलो। 15 से 17, 22 से 27, 28 से 44D, 45 से 55, 56 से 59, 15 से 17, 22 से 27। देख देख के बोलो। 28 से 44D, 40 मुझे मत देखो, नोट्स को देखो। 15 से 17, 22 से 27। अब देखो जहां जो खत्म हुआ वहां अगला शुरू। 27 खत्म हुआ, 28 से 44, 44 आ गया, 45 से 55, 55 गया, 56 से 59। तेज तेज बोलो, फास्ट फास्ट बोलो। 15 to 17, 27, क्या कर रहे हो? बोलना है, नहीं करना। 15 to 17, 22 से 27, 28 से 44, 45 से 55, 56 से 59। दोबारा 15 to 17, बोल लो भाई बोल लो। मेरे एग्जाम नहीं है, मैं सीए बन चुका हूं। चलो 15 to 17, 20 से 27, 28 से 44, 45 से 55, 59। दोबारा 15 to 17, 20 से 27, 28 से 44, 45 से 55, 56 से 59। दोबारा 15 to 17, 22 से 27, 28 से 44, 45 से 55, 59। चलो जल्दी लिखो एक बार, जल्दी लिखो, कॉपी में निकालो, जल्दी लिखो। 15 to 17, 22 से 27, 28 से 44D, 45 से 55, 56 से 59। सर कुछ कुछ तो याद हो गया। पहली रेंज क्या थी? 15 से 17, 15 to 17। दूसरी 22 से 27। तीसरी 28 से 44, 45 से 55, 56 से 59। वीडियो पॉज करो, 10 बार बोलो। करो वीडियो पॉज करो, 10 बार बोलो। 15 to 17, 20 से 27, 28 से 44D, 45 से 59। वेरी गुड। चलो अगला, अगला क्या बोलता है? अब याद देखो, सीरीज याद हो गई। अब याद करते हैं इसके आगे हेड कौन सा था, क्योंकि अगर हेड याद हो गया सीरीज याद है, लिंक कर पाएंगे। इसके लिए सुनते हैं कहानी। कहानी है हमारे शुभम भाई साहब की। शुभम भाई साहब पैदा नहीं हुए, प्रकट हुए, आसमान से प्रकट हुए। एक दिन शुभम प्रकट हो गया और शुभम कह रहा है, अरे मैं आ चुका हूं, मैं जीवन में आ चुका हूं, मैं जिंदा हो गया हूं। अब शुभम को पैसे कमाने हैं, क्योंकि शुभम का कोई नहीं है दुनिया में, उसे पैसे कमाने हैं। वो क्या करे? तो शुभम गांव से शहर में आया। अब गांव से शहर आया पैसे कमाने के लिए। शुभम क्या कर सकता है पैसे कमाने के लिए? सर बिजनेस। अरे बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए होता है, तो शुभम ने एक ढाबा ज्वाइन कर लिया। शुभम यहाँ पे वेटर का काम करता है। शुभम ने ढाबा ज्वाइन कर लिया और वेटर का काम करता है। तो बदले में क्या मिलता होगा? सर बदले में सैलरी मिलती होगी। बिल्कुल ठीक, शुभम ने ढाबा ज्वाइन किया, बदले में सैलरी कमाने लगा। जब शुभम सैलरी कमाने लगा, कौन सी इनकम बन गई? सर सैलरी की इनकम बन गई। वेरी गुड। अब पैसे हाथ में आए, कहीं तो रहना था शुभम को घर पे, तो शुभम ने एक घर ले लिया। शुभम ने एक कुछ सालों बाद एक घर ले लिया। ये छोड़ो, एक काम करो, शुभम ने एक घर किराए पे ले लिया अभी रहने के लिए। वक्त तो बाद में खरीदेगा ना। हाँ, शुभम ने घर किराए पे ले लिया, रेंट पे ले लिया। अब बताओ, शुभम ने अगर घर किराए पे लिया है, जिसको वो रेंट पे कर रहा है, क्या उसकी रेंट की इनकम बन गई लैंडलॉर्ड की? हाँ सर बन गई। रेंट की इनकम मतलब हाउस प्रॉपर्टी। हाँ सर,
कहानी समझ आ रही है? शुभम गांव से शहर आया, जॉब ज्वाइन करी, सैलरी मिली, घर किराए पे लिया, जिसने घर किराए पे दिया उसकी रेंट की इनकम यानी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई। बिल्कुल ठीक। अब देखो कुछ साल बीते, शुभम के पास कुछ पैसे जमा हो गए। शुभम ने बोला अब मैं पैसे जमा हो गए तो मैं ढाबे पे वेटर क्यों बनूं, मैं अपना ढाबा खोलता हूं ना। शुभम ने अपना ढाबा खोल दिया, और जैसे ही अपना रेस्टोरेंट खोला या अपना ढाबा खोला शुभम ने अपना ढाबा खोला तो उसका अब इनकम सैलरी से हटके क्या बन गया, उसका बिजनेस, यानी कि पीजीबीपी अर्न करना स्टार्ट कर दिया शुभम ने अब। अरे हाँ सर, उसने पीजीबीपी स्टार्ट कर दिया अपना, वेरी गुड। अब कुछ दिन कुछ साल और बीते, शुभम के पास पैसे आ रहे हैं, तब शुभम को लगा मेरी जीवन में सिर्फ 3 नीड्स नहीं है, रोटी कपड़ा मकान, मेरी एक और नीड है। तो शुभम ने शादी कर ली। ये है मिसेस शुभम। शुभम ने शादी कर ली। अब बताओ शादी कर ली तो क्या बच्चे होंगे शुभम के? हमें क्या पता, अरे क्यों नहीं पता, बिल्कुल होंगे, शुभम के बच्चे होंगे, शुभम केपेबल है, शुभम के बच्चे होंगे, शुभम के हो गए बच्चे। अब देखो घर में कौन कौन, शुभम, मिसेस शुभम, छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू शुभम, इतने सारे। उसकी मर्जी, तुम्हें क्या, तुम कहानी सुनो ना। ठीक है सर। अब देखो इतने सारे बच्चे हो गए तो क्या छोटे से घर में रह पाएंगे? नहीं सर, बड़ा घर चाहिए होगा। तो शुभम ने क्या किया, अभी तक जो ज्वेलरी वगैरह खरीदी थी उस ज्वेलरी को बेचा, ज्वेलरी को बेचा और बड़ा घर खरीदा। पर जैसे ही शुभम ने ज्वेलरी बेची उसे क्या हो गया, कैपिटल गेन। ओ, अब देखो कैपिटल गेन भी हो गया। अब कुछ टाइम और बीता, अब देखो शुभम ने कहीं पैसे जमा कर रखे होंगे, उस पर इंटरेस्ट आ रहा होगा, शेयर ले रखे होंगे, उस पर डिविडेंड आ रहा होगा, शुभम की बीवी लॉटरी खेलती होगी, उसको पैसे मिल रहे होंगे वहां से। ये सारी कौन सी इनकम है? अदर सोर्सेस की इनकम। इस कहानी से हमने क्या जाना, शुभम ने पहले जॉब ज्वाइन करी थी, यानी पहले कौन सी इनकम अर्न करी शुभम ने? सैलरी की इनकम। फिर घर किराए पे लिया, उसकी कौन सी इनकम हो गई लैंडलॉर्ड की? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। फिर शुभम ने कुछ साल बाद अपना रेस्टोरेंट खोला, अपना ढाबा खोला, कौन सी इनकम हुई? पीजीबीपी की इनकम। उसके बाद उसकी शादी करी, बच्चे हुए, बड़ा घर लेना था, अपनी ज्वेलरी बेची, ज्वेलरी बेचते ही क्या हुआ? कैपिटल गेन्स। और बाद में इंटरेस्ट आया, डिविडेंड आया, लॉटरी की इनकम हो, यानी अदर सोर्सेस। तो आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो और मेरे साथ बताओ सबसे पहला कौन सी इनकम आई थी? सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर बिजनेस खोला था, बिजनेस, पीजीबीपी, फिर कैपिटल गेन, फिर अदर सोर्सेस। याद हो गए पांचों हेड सीक्वेंस में? हाँ सर, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। अब इन हेड्स में डालते हैं सेक्शंस रेंज को जो याद करी थी हमने। पहला सैलरी 15 टू 17, अगला हाउस प्रॉपर्टी 22 से 27, अगला पीजीबीपी 28 से 44 डी, अगला कैपिटल गेन्स 45 से 55, अगला अदर सोर्सेज 56 से 59। दोबारा 3 बार बोलो मेरे साथ। सैलरी 15 टू 17, हाउस प्रॉपर्टी 20 से 27, पीजीबीपी 28 से 44 डी, कैपिटल गेन 45 से 55, अदर सोर्सेज 56 से 59। तो दोबारा बोलो, सैलरी 15 से 17, हाउस प्रॉपर्टी 20 से 27, पीजीबीपी 28 से 44 डी, कैपिटल गेन 45 से 55, अदर सोर्सेज 56 से 59। बहुत बढ़िया सर। सर याद क्यों कराया आपने ये? मैंने इसलिए याद कराया बेटा क्योंकि एमसीक्यू आ सकते हैं। हाँ सर। तो बताओ अगर हाउस प्रॉपर्टी का कोई भी सेक्शन आ जाए, आपको नहीं आता, मान लो आप सोचो आपको नहीं आता अभी के लिए, हाउस प्रॉपर्टी का कोई भी सेक्शन आए और क्वेश्चन खाली ये पूछे आपसे एमसीक्यू में, मुझे ये बताओ ये सेक्शन नंबर क्या है हाउस प्रॉपर्टी का। मतलब कोई एक लाइन लिख के बोल दे और बोले हाउस प्रॉपर्टी में ये लाइन किस सेक्शन ने बोली है, और 4 ऑप्शन हो, 15, 20, 25, 30, 15, 20, 25, 30। बताओ क्या आंसर होगा? सर 25। क्यों? क्योंकि सर हाउस प्रॉपर्टी है ही 22 से 27 तक, तो 15 आंसर हो सकता नहीं, 20 हो सकता नहीं, 30 हो सकता नहीं, 25 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल। ये कैसे पता लगा आपको? क्योंकि हमारा जो गेस करने का एरिया है वो भी लिमिटेड हो गया है। मुझे पता है हाउस प्रॉपर्टी में अगर टिक भी करना है, गेस भी करना है ना, तो 22 से 27 के बीच करना है सिर्फ। अरे वाह सर, ये तो मजा आ गया। बिल्कुल। अब देखो हमने कितना पढ़ लिया आज इतनी कम देर में। सेक्शन 1 क्या था? एप्लीकेबिलिटी एक्ट लगता है पूरे इंडिया पे इंक्लूडिंग जेएनके। सेक्शन 2
क्या होती हैं सर? डेफिनेशंस हमने पढ़ी पर्सन की 231 कैसे बना 231 2 into 3 plus 1 7 तरह के पर्सन कौन कौन से? इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं सर ऐसे नहीं, इशारा करके बताओ। इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म कंपनी एओपी बीओआई लोकल अथॉरिटी अदर्स। असेसी कौन? एसएससी मतलब वो पर्सन जिस पे टैक्स की लायबिलिटी आती है। कहां से निकला एसएससी? पर्सन से। 7 तरह के पर्सन निकला 2 सबसेक्शन 7 एसएससी का हो गया। असेसमेंट ईयर 2 सबसेक्शन 9 जिसमें टैक्स पे करते हैं। प्रीवियस ईयर जिसमें पैसे कमाते हैं सेक्शन 3। बहुत बढ़िया। रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने का मेन सेक्शन 6 कैसे याद किया? इंडिया प्लस 1 आर। इंडिविजुअल का निकालना हो तो 6 सबसेक्शन 1, फर्म एचयूएफ का सबसेक्शन 2, कंपनी का 6 सबसेक्शन 3, अदर्स का 6 सबसेक्शन 4। सैलरी की रेंज क्या थी सर? 15 से 17। हाउस प्रॉपर्टी की 20 से 27, पीजीबीपी की 28 से 44 डी, कैपिटल गेन की 45 से 55, अदर सोर्स की 56 से 59। कितने आपको याद हो गए बेटा? यानी इसके 80% तो आपको याद हो गए। तो जो एक क्लास में इतने याद करा दिए, कितने ज्यादा याद करा दूंगा। इसीलिए तो टैक्स को सिंप्लीफाई कराता हूं। तो मेरे नाम है चैनल का सिंप्लीफाई टैक्सेशन। चलो जल्दी सब्सक्राइब करो चैनल को और इस पेज को लाइक करो जल्दी से जल्दी, ठीक है? बस सर मजा आ गया। अब थोड़ी देर बाद ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस को, ठीक है? चलो थोड़ी देर में मिलते हैं। 10 मिनट का ब्रेक लो और चीज को ब्रश अप करो। टाटा।